हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय राजधानी। आज की बेटा क्लास में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का काइनेमेटिक्स। जिस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इतनी है बेटा कि अगर आप 11th क्लास की फिजिक्स का कोई भी लेसन पढ़ रहे हैं या फिर 12th क्लास की फिजिक्स का कोई भी पोर्शन स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं बताऊं आप एनएलएम पढ़ते हैं, न्यूटन स्लो मोशन पढ़ते हैं, फ्रिक्शन पढ़ते हैं या फिर वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे या कोई सा भी चैप्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे या फिर 12th क्लास की फिजिक्स का कोई भी पोर्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, या फिर कोई भी चैप्टर, तो बेटा हर चैप्टर के अंदर काइनेमेटिक्स जो पोर्शन है इसका कॉन्सेप्ट कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकता है। क्योंकि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है बेटा वो समझते हैं, फिर हम इसको ढंग से स्टार्ट करेंगे। नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए मैं बिल्कुल डीपली जाकर के इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने सारी क्लासेस को बहुत ढंग से देखा और ढंग से पढ़ाई करी तो बेटा सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। काइनेमेटिक्स में देखिए बेटा, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है कि पार्टिकल किस पर क्या मोशन करने वाला है, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। मींस जब भी कोई पार्टिकल ट्रेवल करेगा, चलेगा, तो उसके साथ क्या होगी बेटा, वेलोसिटी होगी। सोच के देखिए, अगर कोई पार्टिकल ए है, अगर ये पार्टिकल बेटा चलता है तो चलेगा तो बेटा क्या होगी, इसके साथ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी होगी तो क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब ये सारी चीजें होंगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सब की स्टडी किसमें करेंगे बेटा, अपन काइनेमेटिक्स के अंदर करने वाले हैं। तो आपको मालूम है जहां पर ये स्टडी हो रही है कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, अगर इन सबकी आप स्टडी कर रहे हो, इन सबको आप डिस्कस कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है ना कि आप कोई भी चैप्टर आप पढ़ लीजिए। न्यूटन स्लो मोशन पढ़ते हैं मान लो, तो उसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई एम के जी का ब्लॉक होगा, है ना, वो मूव कर रहा होगा किसी एफ फोर्स से, तो बेटा वो ब्लॉक अगर चलेगा तो वेलोसिटी आएगी। अगर एम के जी का ब्लॉक चलेगा, है ना, एफ फोर्स से, तो क्या आएगी, उससे बड़ा वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली यूज हो गया ना एनएलएम में। अगर आप सपोज करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने बोला कि एक क्यू चार्ज पार्टिकल है ना, और क्यू चार्ज पार्टिकल बेटा मान लो मैं बोल रहा हूं कि यू मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और 10 सेकंड तक ट्रेवल करता है। 10 सेकंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अगर मान लीजिए मैंने ये पूछ लिया तो बेटा पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की मैंने वेलोसिटी कितने सेकंड के बाद पूछी है, 10 सेकंड के बाद पूछी है। बट है तो चार्ज पार्टिकल, चार्ज तो 11th क्लास में काइनेमेटिक्स में आता ही नहीं है, चार्ज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है 12th क्लास के पहले चैप्टर में। लेकिन 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में जो चार्ज आता है उसमें भी क्या पूछा गया, फाइनल वेलोसिटी पूछी गई। मतलब कौन से चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूछा गया, काइनेमेटिक चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूछा गया। मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि बेटा काइनेमेटिक्स वाला जो पोर्शन है इसकी इंपॉर्टेंस केवल 11th क्लास का एक चैप्टर में ही इंपॉर्टेंस नहीं है। 11th क्लास का कोई भी चैप्टर आप पढ़िए उसके अंदर काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं, या 12th क्लास का कोई भी पोर्शन पढ़िए उसमें भी काइनेमेटिक्स के पोर्शन, काइनेमेटिक्स की इंपॉर्टेंस है, वहां पर भी काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। इसलिए फाइनली काइनेमेटिक्स पोर्शन को हम बहुत ढंग से, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए बेटा मिलकर के इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ध्यान दिए, देखिए बेटा काइनेमेटिक्स के अंदर बेटा दो पोर्शंस पढ़ने, 3 पोर्शन को पढ़ने हैं बेटा। पहला पोर्शन पढ़ना है 1D मोशन। 1D मोशन, वन डायरेक्शन मोशन, मतलब पार्टिकल तो एक्स में जाएगा या ओनली वाई में मूव करेगा या फिर ओनली जेड में मूव करेगा, मतलब वन डायरेक्शन मोशन। सेकेंड होगा 2D मोशन। 2D मोशन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब पार्टिकल किसी एंगल पे मूव कर रहा होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ेंगे बेटा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, तो हमें टोटल कितने पोर्शन इसमें डिस्कस करने हैं, अगर अपन बेटा इसमें देखें तो हमें टोटल 3 पोर्शन डिस्कस करने हैं, 1D मोशन, 2D मोशन एंड रिलेटिव मोशन। फर्स्ट हमारे माइंड में यह आता है बेटा कि व्हाट इज 1D मोशन, 1D मोशन क्या होगा, 2D मोशन क्या होता है और रिलेटिव मोशन क्या होता है। इसको अपन ढंग से समझते हैं। देखिए कि 1D मोशन क्या होता है और 2D और रिलेटिव मोशंस क्या होते हैं, उसको अपन समझते हैं। ध्यान दो कि बेटा जनरली 1D मोशन और 2D मोशन का डिफरेंस ही बच्चों को नहीं मालूम है। 99% बच्चों को तो ये नहीं मालूम कि 1D मोशन क्या होता है और 2D मोशन क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि 1D मोशन क्या है बेटा, तो बेटा आपको पूछूं मैं कि अगर एक कोई भी पार्टिकल ए है, अगर वो यूं मूव कर रहा है यू स्पीड से एक्स डायरेक्शन में, तो कैसा मोशन है, आप बोलेंगे सर 1D मोशन है। अगर एक पार्टिकल में कहूंगे बेटा यू स्पीड से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, तो आप कौन सा मोशन बताएंगे, इसको 1D मोशन बताएंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहा है, केवल वाई में जा रहा है, ये केवल एक्स में जा रहा है। मैं बोलूं कि बेटा कोई पार्टिकल यू स्पीड से इधर जा रहा है,
यू स्पीड से इधर जा रहा है, तो वो कैसा मोशन होगा? तो आप बोलोगे सर इसका जो एंगल है एक्स से कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो ये 2D मोशन हो गया, क्योंकि ये जो मोशन कर रहा है वो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसलिए कैसा मोशन हो गया, 2D मोशन हो गया। आप ऐसा बोलेंगे, है ना। मैं बोलूं बेटा कि अगर मान लो कोई पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका और फिर ऊपर से बेटा वो कहां पर आ रहा है, वापस नीचे आ रहा है, पहले ऊपर गया फिर ऊपर से कहां आ रहा है बेटा, वो नीचे आ रहा है, तो अब ये कैसा मोशन है? तो आप बोलेंगे सर ये ऊपर गया फिर ये नीचे आया, तो 1D मोशन है। लेकिन इस बात का आइडिया कैसे लगेगा, यहां ध्यान दीजिए। हमें मालूम है बेटा अगर एसलेशन इसका इधर है, इसका एसलेशन जो है, इस पार्टिकल का जो एसलेशन है, अगर आप किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हो तो नीचे कौन सा एसलेशन लग रहा है, ग्रेविटी वाला एसलेशन लग रहा है। अगर इस पार्टिकल का एसलेशन इधर है और अगर इस पार्टिकल का एसलेशन बेटा कहां पर है, नीचे है। बहुत ढंग से समझना, ये बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं 1D और 2D मोशन में डिफरेंस क्या है। ध्यान दीजिए, अगर कोई पार्टिकल को आपने यूं थ्रो किया यू स्पीड से, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, और उसका एक्सेलरेशन कहां पर है, नीचे अगर ग्रेविटी का, तो ये कौन सा मोशन, ये 2D हुआ या 1D हुआ? तो आप बोलोगे सर एक्स और वाई में जा रहा है, तो ये कौन सा मोशन है, 2D मोशन है। जबकि रॉन्ग है बेटा, ये 2D मोशन है क्या, नहीं है, ये 1D मोशन है, ये 2D मोशन है। अब सर ये 1D है और ये 2D है, ऐसा हमें कैसे आइडिया लगा कि ये 1D होगा और ये 2D होगा, या फिर ये 1D मोशंस होंगे? हमें कैसे नॉलेज में आएगा कि कौन 1D मोशन है और कौन 2D मोशन है, उसको समझिए। या फिर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दे दूं कि जैसे ये h हाइट है, टावर हो गया, और h हाइट के टावर से किसी गेंद को अपने u स्पीड से इधर फेंका, ये जी था। अगर h हाइट के टावर से u स्पीड से किसी गेंद को ऊपर फेंका थीटा, और जिसका एसलेशन जो है g वो कहां लग रहा है बेटा, नीचे, तो ये कैसा मोशन है बेटा? तो आप बोलेंगे ये 2D मोशन है, राइट। कैसा मोशन बोलने वाले हैं बेटा, ये 2D मोशन है। अब इसी में बेटा अगर मैं बोलूं कि h हाइट का टावर है, किसी गेंद को यूं फेंका u स्पीड से, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, और इसी डायरेक्शन में बेटा आपका कौन है, एसलेशन है, तो अब ये कैसा मोशन है? तो बेटा आप इसको बोलेंगे 1D मोशन है। हमें कैसे आइडिया लगेगा कि कौन सा मोशन 1D है और कौन सा मोशन 2D है? उसी को अपन यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं बेटा, कि आपको पता कैसे लगे कि मैंने इसको तो 1D बोल दिया और इसी जैसा डायग्राम को यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, 2D बोल दिया। क्या होता है उसको समझिए, फिर मैं इस पर आऊंगा, इस स्लाइड पे वापस आऊंगा कि आपको 1D 2D मोशन का आइडिया कैसे लगेगा। ध्यान से सुनिए बेटा, आपको मालूम है बेटा फोर्स होता है F बराबर ma, फोर्स होता है बेटा F बराबर m इंटू ए। हमेशा ध्यान रखिए, पार्टिकल हमेशा उधर मूव करेगा जिधर एसलेशन होता है। पार्टिकल हमेशा कहां मूव करना चाहता है बेटा, जहां पर एसलेशन होता है। कैसे देखो, अगर आपने किसी गेंद को ए पॉइंट से यू स्पीड से इधर फेंका, तो बेटा ये गेंद कहां जाएगी, आगे जाएगी। अगर इसका एसलेशन भी कहां पर है बेटा, आगे है, तो बेटा गेंद हमेशा कहां जाने वाली है, आगे जाने वाली है, कभी भी मुड़कर वापस नहीं आएगी, क्योंकि जिधर एसलेशन है उधर ही बेटा कौन है, हमारा फोर्स है, क्योंकि एसलेशन की डायरेक्शन में ही कौन है बेटा, हमारा फोर्स है। देखिए जिधर एसलेशन होगा उधर क्या होगा, फोर्स होगा। अगर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है और एसलेशन भी एक्स डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल ऑलवेज मूव अलोंग द एक्स डायरेक्शन, पार्टिकल अभी कभी भी रिटर्न होकर के वापस नहीं आएगा, मतलब हमेशा एक्स डायरेक्शन मूव करेगा, ओनली एक्स डायरेक्शन, ओनली एक्स डायरेक्शन में मूव होगा, राइट। अब इसी जगह बेटा अगर सेकेंड, अगर वेलोसिटी इधर है और मैं कह रहा हूं बेटा एसलेशन पीछे है, एसलेशन कहां है बेटा, पीछे है, मतलब जिधर पार्टिकल मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एसलेशन है, तो बेटा फोर्स, अब देखो अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी आगे चल रही है और मैंने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक फोर्स कहां लगा रहे हैं, पीछे की तरफ लगा रहे हैं। ब्रेक फोर्स कहां लगा रहे हैं, पीछे लगा रहे हैं, क्योंकि जिधर एसलेशन होता है उधर फोर्स होता है। एसलेशन अगर पीछे है तो फोर्स भी कहां लगेगा बेटा, पीछे लगेगा। तो आप खुद सोचिए, अगर कोई पार्टिकल आगे जा रहा है और उसको खींच आप पीछे रहे हो, तो वो आगे कब तक जाएगा, जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगी वहां से वो घूमेगा और कहां पर आएगा बेटा, पीछे की तरफ आएगा। मतलब ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा बेटा, पहले तो कहां जाएगा, ये आगे जाएगा, आगे जाते जाते इसकी एक जगह जाके बेटा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, और जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगी घूमकर वापस कहां आएगा, इधर की तरफ आएगा, राइट। तो बेटा ये पहले कहां से कहां गया बेटा, वो ए से
बी गया और फिर बी से कहां पर आया सी, क्योंकि जिधर एसलेशन है फोर्स तो उधर ही लगना है। तो अगर एसलेशन पीछे है तो पार्टिकल आएगा तो इधर ही वापस, ये तो कंफर्म है। लेकिन कब आएगा, वेलोसिटी कहां थी पहले, आगे थी, तो बेटा पहले यू वेलोसिटी आगे है तो यू वेलोसिटी कहां जाएगा, आगे जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। जैसी वेलोसिटी जीरो होगी वहां से पलटी मार के घूम करके वापस रिटर्न उधर आएगा जिधर एसलेशन है। तो मोशन कैसा हुआ, पाथ कैसा बना इसका, पाथ देखिए, पार्टिकल पहले यूं गया आई डायरेक्शन में, वेलोसिटी जीरो ही, जैसे जीरो ही पार्टिकल वापस उसी पाथ पे वापस रिटर्न आ गया। तो मतलब जाने वाला पाथ और आने वाला पाथ क्या है, सेम है। अगर पाथ सेम है और कैसे मूव कर रहा है, केवल ओनली एक्स डायरेक्शन में, तो कैसा मोशन हुआ, ओनली एक्स डायरेक्शन, ओनली एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। मतलब डायरेक्शन किसी प्रकार से मतलब एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है, जाते समय प्लस एक्सिस है तो आते समय माइनस एक्सिस है, लेकिन है तो केवल एक ही लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है ना। अगर एक ही लाइन में ट्रेवल कर रहा है, लाइन चेंज नहीं हो रही है, एक ही लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो कैसा मोशन बेटा, 1D मोशन। ये भी एक ही लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो कैसा मोशन बेटा, 1D मोशन, क्योंकि पार्टिकल हमेशा कहां मूव करते हैं, एसलेशन की डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। एसलेशन इधर था तो इधर ही मूव करना चाह रहा था, एसलेशन इधर है तो चाहता तो इधर मूव करना है, बट पहले इधर क्यों जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इधर की तरफ है। कब तक जाएगा, जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगी वहां से घूमेगा और वापस किसके डायरेक्शन में आ जाएगा, एसलेशन की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो एसलेशन की डायरेक्शन में आ जाएगा तो पाथ तो कैसा बनेगा, केवल स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा तो कैसा मोशन हुआ बेटा, 1D मोशन हुआ। क्लियर। अब यहां पे ध्यान देते हैं, अगर आपने किसी गेंद को यूं फेंका, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से, कितने एंगल पर फेंका बेटा, थीटा एंगल पर फेंका। मैं कह रहा हूं एसलेशन भी उसका इधर ही है। तो बेटा अगर वेलोसिटी देखिए, अगर वेलोसिटी यू है और एसलेशन भी यू है तो दोनों की डायरेक्शन बेटा क्या हुई, सेम हुई। किस किस की, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही है और एसलेशन की डायरेक्शन भी इधर ही है। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एसलेशन की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो पार्टिकल कभी भी कहीं मुड़ेगा नहीं, क्योंकि पार्टिकल हमेशा कहां जाना चाहता है, एसलेशन की डायरेक्शन में। तो एसलेशन इधर ही तो है तो पार्टिकल यूं ही जाता रहेगा। अगर एसलेशन इसी डायरेक्शन में है तो पार्टिकल का पाथ हमेशा कैसा रहेगा, यूं ही रहेगा, पाथ कभी चेंज होगा ही नहीं। तो पाथ कभी चेंज नहीं होगा तो पाथ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही बनना है, पार्टिकल तो यूं ही जा रहा है ना, है ना। तो पार्टिकल अगर यूं ही जा रहा है, क्योंकि जिधर एसलेशन है पार्टिकल उधर ही जाना चाहता है, तो अगर पार्टिकल यूं ही जा रहा है तो पाथ कैसा बन रहा है बेटा इसका, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है मतलब मोशन इज 1D, मोशन इज 1D हो गया। आगे देखिए, अगर बेटा मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपने पार्टिकल को यूं थ्रो किया, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से, कितने एंगल पर थ्रो किया बेटा, थीटा एंगल पर। अब मैं कह रहा हूं कि जो इसका जो एसलेशन है, अगर एसलेशन इस डायरेक्शन में है, एसलेशन हॉरिजॉन्टल प्लस एक्स डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल हमेशा कहां जाना चाहता है बेटा, पार्टिकल हमेशा एसलेशन की डायरेक्शन में जाना चाहता है, क्योंकि एसलेशन की डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स होता है। तो जब फोर्स लगेगा पार्टिकल वहीं जाएगा। एसलेशन कहां पर है, प्लस एक्स डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल भी कहां जाएगा, प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर पार्टिकल प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो बेटा इसका पाथ कैसा बनेगा, इसका पाथ ऐसा बनेगा, क्योंकि यूं जाता जाएगा और बाद में पाथ कैसा हो जाएगा उसका, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल होकर यूं मूव करता रहेगा। क्यों करता रहेगा ऐसा, क्योंकि एसलेशन की डायरेक्शन में आ गया। लेकिन पहले तो वो यूं गया और फिर यूं मुड़ा, पहले यूं गया और फिर यूं मुड़ा, तो यहां पे पाथ क्या हुआ, चेंज हुआ। तो ये कैसा मोशन हुआ, 2D, क्योंकि कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहां तो कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन था। देखिए यहां पर कैसा था बेटा, कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन था, यहां भी कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन, पहले यूं गया फिर वापस यूं आ गया, यहां भी कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन था, यूं जा रहा था। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में क्या हुआ बेटा, पार्टिकल पहले यूं गया और फिर यूं हो गया, तो ये मोशन कैसा हो गया बेटा, 2D हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बात समझ में आई आपको। आगे देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, अगर बेटा वेलोसिटी इधर की तरफ है और एसलेशन कहाँ है बेटा, नीचे है, ग्रेविटी का मान लेते हैं, एसलेशन नीचे है, और कितने एंगल पे बेटा गेंद को फेंका, थीटा एंगल पर। तो बेटा पार्टिकल हमेशा कहाँ जाना चाहता है बेटा, एसलेशन की डायरेक्शन में। एसलेशन कहाँ है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बेटा पार्टिकल कैसे जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, यूं आएगा, है ना। तो इसको बेटा हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो ये कौन सा मोशन हुआ, 2D मोशन हुआ। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। यहां तक हमने देखा कि पार्टिकल हमेशा कहां जाना चाहता है बेटा, एसलेशन की डायरेक्शन में जाना चाहता है। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ बनता है तो 1D होता है, और स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं बनेगा तो मोशन इज 2D मोशन होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कंक्लूजन निकला, कब स्ट्रेट लाइन है, कब डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो, अगर वेलोसिटी और एसलेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो मोशन कैसा हो रहा है, 1D हो रहा है। मोशन बेटा कैसा हो रहा है, 1D हो रहा है।
अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, मतलब एंगल दोनों के बीच में कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का, तो भी बेटा मोशन कैसा हो रहा है, 1D का हो रहा है। और यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का, तो भी मोशन कैसा हो रहा है, 1D हो रहा है। लेकिन यहां भी देखिए बेटा, यहां भी वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। किसके बीच में एंगल 0 डिग्री का है, ये U और A के बीच में एंगल 0 डिग्री का है। तो U और A के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री, मतलब U और A कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं। अगर U और A आपस में पैरेलल हैं तो एंगल कितने डिग्री का हुआ, 0 डिग्री का, तो मोशन कैसा हुआ, 1D हुआ। यहां पर U और A कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो एंगल कितने डिग्री का हुआ, 0 डिग्री का, तो मोशन कैसा हुआ, 1D हुआ। यहां पर U और A कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं, एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है, तो मोशन कैसा हुआ, 1D हुआ। बट बाकी के केसेस में आप ध्यान से देखिए, यहां पर U और A पैरेलल नहीं है, U तो इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो U और A के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। U और A ना तो पैरेलल है और ना ही U और A क्या है बेटा, एंटी पैरेलल है। तो U और A जब पैरेलल भी नहीं हो और एंटी पैरेलल भी नहीं हो तो मोशन कैसा होता है बेटा, मोशन आपका 2D मोशन हो गया। क्लियर। यहां भी देखिए इस वाले एग्जांपल में ध्यान दो कि यहां पर भी बेटा U और A के बीच में एंगल देखो कितने, देखो U तो इधर की तरफ है और G कहां लग रहा है बेटा, नीचे। तो जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल ना तो 0 डिग्री है और ना ही ये एंगल बेटा कितना है, 180 डिग्री है। तो जब एंगल ना तो 0 डिग्री हो और ना ही 180 डिग्री हो तो मोशन कैसा होता है बेटा, 2D होता है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, 1D मोशन होने के लिए U और A के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होना चाहिए, और U A के बीच में एंगल जब ना तो 0 डिग्री का हो और ना ही 180 डिग्री का हो तो मोशन कैसा होता है, 2D होता है। तो बेटा पार्टिकल हमेशा कहां जाता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाएगा। तो हम देखते हैं अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है तो पार्टिकल हमेशा यूं मूव करने वाला है। तो U और A कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री का। अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर लग रहा है तो पार्टिकल पहले यूं हो जाएगा, वेलोसिटी 0 करेगा, फिर वापस A के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो पाथ तो कैसा हुआ उसका, ओनली 1D हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ, तो मोशन कैसा हुआ, 1D हुआ। बट एंगल कितना बना U और A के बीच में, क्योंकि U इधर था और A इधर था, तो एंगल बना 180 डिग्री का, तो मोशन कैसा हुआ, 1D हुआ। अगर किसी गेंद को आपने U स्पीड से थीटा एंगल पर फेंका है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल ना तो 0 डिग्री का है और ना ही 180 डिग्री का है, तो मोशन कैसा हुआ बेटा, 2D हुआ। तो 1D होने के लिए U और A पैरेलल होने चाहिए या फिर एंटी पैरेलल। लेकिन जब पैरेलल भी नहीं हो और एंटी पैरेलल भी नहीं हो तो मोशन हमेशा कैसे होने वाला है, 2D होने वाला है। क्लियर हो गया। तो 2D मोशन कब होता है, जब U और A के बीच में एंगल ना 0 डिग्री का होगा ना ही 180 डिग्री का होगा। तो देखिए बेटा इन सभी एग्जांपल्स में जो अपन यहाँ बनाए थे, तो मैं आपको बोल रहा था बताइए कौन कौन से हैं, तो आप बताना शुरू करो। यहाँ पर U और A कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो मोशन कैसा है, 1D है। यहाँ पर U और A कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं, U ऊपर है और A कहाँ है, नीचे है, एंगल 180 डिग्री का, तो मोशन कैसा हुआ, 1D हुआ। यहाँ पर U और A पैरेलल हैं तो बेटा मोशन कैसा हुआ, 1D हुआ। यहाँ पर U और A आपके एंगल जो है ना तो 0 डिग्री का नहीं 180 डिग्री का, तो मोशन बेटा कैसा हुआ, 2D हुआ। यहाँ पर U और A के बीच दोनों पैरेलल हैं, तो अगर U और A दोनों पैरेलल हैं तो एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा, 0 डिग्री का होगा, और 0 डिग्री का होगा तो मोशन कैसा होगा बेटा, 1D होगा। क्लियर। वहां भी देखिए, यहां पे ध्यान दो बेटा, यहां पे अगर देखो आप वेलोसिटी कहां पर है, ऊपर है, एक्सेलरेशन कहां पर है बेटा, नीचे, तो U और A के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है, तो मोशन कैसा है बेटा, 1D है, क्योंकि दोनों कैसे हैं आपके आपस में एंटी पैरेलल हैं। यहां पर देखिए वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो U और A के बीच में एंगल ना तो 0 डिग्री का है और ना ही 180 डिग्री का है। तो एंगल जब 0 डिग्री भी नहीं हो और 180 डिग्री भी नहीं हो तो मोशन बेटा कौन सा बताया मैंने आपको, 2D मोशन बताया। तो मोशन कैसा होगा, ये 2D होगा। तो 1D मोशन कब होता है, 2D मोशन कब होता है, समझ में आ गया। तो अब हमें यही टॉपिक स्टार्ट करना है, पहले 1D पढ़ेंगे और फिर 2D मोशन पढ़ेंगे। तो 1D मोशन होने के लिए बेटा क्या जरूरी है, एंगल बिटवीन velocity and acceleration must be 0 डिग्री और या फिर 180 डिग्री। 1D मोशन कब हो सकता है बेटा, 1D मोशन तब भी हो सकता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री का होगा या फिर 180 डिग्री का होगा। कभी भी अगर एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कुछ भी होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी एंगल होगा, तो वो मोशन जो है वो कभी भी 1D मोशन नहीं हो सकता। वो मोशन बेटा कौन सा होगा, फिर 2D मोशन होगा, जिसके अंदर एंगल ना तो 0 डिग्री का होता है और ना ही एंगल 180 डिग्री का होता है।
जब एंगल 0 डिग्री भी नहीं हो, 180 डिग्री भी नहीं हो, तो मोशन हमेशा कौन से होते हैं बेटा? 2D मोशन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा बोलते हैं बेटा इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल, कौन सा मोशन बोलेंगे बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। रेटिंग मोशन को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमको डीपली कौन सा एक्सप्लेन करना है टॉपिक? 1D मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बट सबसे पहला बेसिक टॉपिक यही होता है बेटा कि 1D मोशन होता क्या और 2D मोशन क्या होता है। बच्चे जनरली ये समझ लेते हैं किसी गेंद को एंगल पर फेंका तो 1D मोशन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने किसी गेंद को एंगल पर फेंका, लेकिन अगर उसका एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है तो वो 1D मोशन ही हो जाएगा। लेकिन हमने किसी गेंद को फेंका, वो ग्रेविटी की वजह से अगर नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन तो वर्टिकल डाउनवर्ड हुआ, और आपने वेलोसिटी को यूं फेंका है तो मोशन कैसा हुआ? फिर उसका 2D मोशन हो गया। तो 1D मोशन कब होगा, 2D मोशन कब होगा, इस बात का आइडिया हमें कैसे लगेगा बेटा? इस बात का आइडिया हमें एंगल से लगेगा। किसके बीच के एंगल को देख करके? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच के एंगल को देख करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मोशन 1D है और कौन सा मोशन 2D है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे क्वेश्चंस पर। देखिए ध्यान दीजिए। तो बेटा हम अब टॉपिक क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? 1D मोशन। 1D मोशन के लिए हमको पॉइंट क्या समझ में आ गया? पहला पॉइंट, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी 0 डिग्री और 180 डिग्री, राइट। या तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल होने चाहिए या फिर एंटी पैरेलल होने चाहिए। वेलोसिटी इधर होगी तो आपका एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा केस कोई भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है वो देखिए। देखो पहला हम टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे बेटा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस हम इसके कर लेंगे, क्योंकि इसके काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, जो हिलते भी नहीं है बच्चों से। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, हिलते भी नहीं है, मतलब समझ में भी नहीं आता कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे इसका आंसर आएगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बहुत अच्छे से इसको डीपली एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा स्पीड और वेलोसिटी। फिर स्पीड वेलोसिटी के अंदर एवरेज सब कुछ कंप्लीट करके फिर तीसरा हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा कौन सा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के साथ साथ ही फोर्थ टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर देंगे बेटा क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद ये चैप्टर होने को तो खत्म हो जाता है 1D मोशन, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रैक्टिस जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन होने को तो 3 ही है और एक फोर्थ और है जो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो टोटल होने को तो 4 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। उनको हम अगर पढ़ लेते हैं तो टॉपिक खत्म, लेकिन उनकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद ये टॉपिक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बनता है। तो उसके लिए अपन एक पर्टिकुलर स्लाइड्स लेंगे जिसके अंदर हम क्वेश्चंस को डिस्कस भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो टॉपिक क्या है? ध्यान दीजिए। पहला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, आइए समझिए। फर्स्ट टॉपिक डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है समझते हैं। देखो बेटा, अगर कोई पार्टिकल है जो ए से चल करके अगर बी तक जाना चाहता है, सपोज कीजिए जैसे मैं मान लो कोचिंग घर से चल करके किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूँ, तो घर से रेस्टोरेंट जाने के मेरे पास कई रास्ते होंगे, है ना। एक रास्ता नहीं होगा, कई सारे रास्ते होते हैं। अपन बोलते हैं कि भैया बड़ी चौक होते हुए ले लो, अपन बोलते हैं भैया नहीं हाईवे से होते हुए ले लो, अपन बोलते हैं नहीं भैया ये ब्रिज, इस गली से निकलो, ब्रिज आएगा, ब्रिज से उतर करके उल्टा घूम करके आ जाएंगे, रेस्टोरेंट आ जाएगा। तो एक रास्ते हैं, रेस्टोरेंट पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, नंबर ऑफ पास हैं, तो अलग अलग, लेकिन हर रास्ते इसका लेंथ भी अलग अलग होगा। अगर बेटा मान लीजिए आप हाईवे से जाते हैं तो हो सकता है 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही आपका रेस्टोरेंट हो सकता है अगर आप ब्रिज के ऊपर से जाएंगे फिर उल्टा घूम करके आएंगे तो हो सकता है 1.5 किलोमीटर पे आपका रेस्टोरेंट पड़ रहा हो सकता है अगर आप बेटा किसी गली में से या किसी और रास्ते जाते हैं तो रेस्टोरेंट की डिस्टेंस केवल 500 मीटर ही हो। तो हर रास्ते से जाने पर रेस्टोरेंट का डिस्टेंस सेम हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हर रास्ते पर आपकी रेस्टोरेंट की लेंथ जो आएगी, डिस्टेंस जो आएगी, जो रास्ता पड़ेगा लंबाई में, वो अलग अलग हो सकता है। मीन्स जहां से आप जाना चाहते हैं वो हमारे लिए कौन सा पॉइंट होता है बेटा? इनिशियल पॉइंट होता है।
और जहां तक आप जाना चाहते हैं वो मान लिया कौन सा पॉइंट होता है, हमेशा फाइनल पॉइंट होता है। आप घर से निकलकर रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट इज अ फाइनल पॉइंट या फाइनल डेस्टिनेशन, और ए जो है घर से आप जाना चाहते हैं तो ए कौन सा पॉइंट हुआ आपके लिए, इनिशियल पॉइंट हुआ। तो इनिशियल पॉइंट से चलकर फाइनल पॉइंट जाने में जब टोटल लेंथ कवर करेंगे, सपोज करो आप ये वाली लेंथ कवर कर रहे हैं, आप मान लीजिए इस रास्ते से जाते हैं, तो बेटा आप अगर इस रास्ते से जा रहे हैं तो आपने ये लेंथ कवर करी, तो आपने जो लेंथ कवर करी वही आपकी डिस्टेंस है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे जाना चाहता है, कोई यूं गया, यूं घूमता हुआ यहां पहुंचा, तो बेटा उसने ये वाली लेंथ कवर करी, तो जो ये वाली लेंथ कवर करेगा उसके लिए ये डिस्टेंस होगा, है ना। तो बेटा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने में एक रास्ता है, कई रास्ते हैं, कई रास्ते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, ध्यान दीजिए। तो बेटा हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइनली क्या है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने में जो टोटल लेंथ आप कवर करोगे बट वो हमारी क्या बनने वाली है, डिस्टेंस बनने वाली है। तो डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन बनी, ध्यान से समझिए। डिस्टेंस की डेफिनेशन बनी, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बनी बेटा, टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने में जो टोटल लेंथ कवर करोगे वो हमारे लिए बेटा क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर। अब सुनिए, तो बेटा डिस्टेंस है तो बेटा है तो लेंथ ही ना, तो लेंथ है तो उसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर हुआ, तो ऐसा यूनिट क्या बना बेटा, इसका मीटर बना। देखिए फर्स्ट पॉइंट, ऐसा यूनिट इज मीटर, ऐसा यूनिट इज मीटर। अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूं, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा मीटर का, L1, तो M0 L1 T0। बेटा कैसी क्वांटिटी बेटा, डिस्टेंस हमेशा स्केलर है, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती, केवल लेंथ कितनी कवर करी ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इट इज स्केलर, इट इज स्केलर क्वांटिटी है। के लिए बेटा यहां तक की बातें आपको सारी समझ में आ गई होगी। कैसे क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। के लिए यहां तक का डायमेंशन समझ में आ गया, यूनिट समझ में आ गया, और डिस्टेंस होता क्या, टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्लियर यहां तक की बातें। अब सुनो बेटा, लेकिन अगर सपोज करो आपको केवल और केवल आपको ये पता है कि जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से चलकर रेस्टोरेंट जाना था, तो आपको लग रहा है अगर इस तरह से जाऊंगा तो 2 किलोमीटर पड़ेगा, इससे जाऊंगा तो 1.5 किलोमीटर पड़ेगा, इससे जाऊंगा तो 500 पड़ेगा। लेकिन आपको एक ऐसा रास्ता पता है जो बिल्कुल सीधा आपके घर से रेस्टोरेंट जाता है, बिल्कुल सीधा, बिना कहीं मुड़े, बिना कुछ ट्रैवल घूमे, एक जगह भी टर्न नहीं करना, और बिल्कुल सीधा कहाँ जाता है, आपके रेस्टोरेंट की तरफ रास्ता जाता है। अगर आपको कोई ऐसा रास्ता पता है तो आपको मालूम है वो सबसे छोटा रास्ता होने वाला है। तो अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो आप लेंथ कवर करेंगे, तो बड़ा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की वो शॉर्टेस्ट लेंथ जो ऑब्जेक्ट कवर करता है, किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तो अगर इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो आप ये वाली अगर लेंथ कवर करते हो, ये वाली लेंथ, तो बेटा ये कौन सी लेंथ होगी आपके लिए, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये कौन होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझ में आया सभी स्टूडेंट को। जैसे सपोज करो आपको यहां से चलकर दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो आपको मालूम है यार आपकी जो फ्लाइट है ना वो दिल्ली केवल 45 मिनट्स में पहुंचा देती है। लेकिन अगर मैं बस से जाता हूं तो मेरे को दिल्ली पहुंचने में 6 आवर्स लग जाएंगे जयपुर से। अगर मैं दिल्ली बाइक से, कार से जाता हूँ या किसी से भी जाता हूँ तो मुझे कम से कम 5 to 6 आवर्स लगेंगे। लेकिन फ्लाइट से मैं जाता हूँ तो 45 मिनट्स में मुझे जयपुर से दिल्ली वो एयरपोर्ट पर पहुंचा देगी। ऐसा फ्लाइट क्या करेगी, मतलब बेटा फ्लाइट क्या करेगी, बेटा फ्लाइट बिल्कुल आप
आपको जयपुर से और दिल्ली तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लेके जाने वाली है। जो शॉर्टेस्ट लेंथ है ना आकाश स्काई से, उस लेंथ में वो कवर करेगी। तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो उसके लिए जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया, लेंथ बहुत कम कवर करनी है उसको, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इसलिए वो जल्दी पहुंचा भी देती है। उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, बाकी उनका डिस्टेंस जो लेंथ है वो भी बहुत कम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनली क्या बेटा, द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। तो इसकी एक डायरेक्शन भी हो गई, क्या कि डायरेक्शन हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही जाना है, किसी भी और से जा ही नहीं सकता, एक पर्टिकुलर इसकी डायरेक्शन भी है। तो हम क्या बोलने वाले हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट देखिए, द शॉर्टेस्ट लेंथ covered by object from initial point to final point in a straight line is called displacement. Clear? The shortest length covered by object from initial point to final point. In a straight line is called displacement. सबको समझ में आया बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ हम कितना कवर कर रहे हैं बेटा, कहां से कहां, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। तो देखिए उसके लिए क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट इज मीटर। ऐसा यूनिट बेटा क्या होती है इसकी भी, वही मीटर होती है। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन बेटा इसकी वही m0 l1 t0, केवल l1 है, और इट इज वेक्टर क्वांटिटी। बेटा कैसी क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर। डायरेक्शन है इसकी डिस्प्लेसमेंट की, तो बेटा कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। ये पॉइंट समझ में आया बेटा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप। आइए बेटा देखिए, है ना, पढ़ते रहिए, है ना, एनर्जेटिक। देखिए बेटा ध्यान देना, कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूं आपके सामने, ध्यान दो। अगर बेटा सपोज करो कि बेटा मैं यहां से चलूं ए से बी तक, और फिर बी से कहां तक जाऊं बेटा, सी तक, और सी पे जाके मैं रुक जाऊं, सी पे जाके मान लो मैं सो गया। तो बेटा अगर मैं सी पे जाके सो गया तो बेटा सी मेरे लिए कैसा पॉइंट हुआ, फाइनल पॉइंट हुआ। मैं चला कहां से था बेटा, ए से, तो मेरे लिए ए कैसा पॉइंट हुआ, इनिशियल पॉइंट हुआ। तो अब सोचिए बेटा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट बेटा मेरा कौन सा है, ए है। तो बेटा पहले मैं ए से कहां गया, बी गया, फिर बी से कहां गया, सी गया। तो जो लेंथ मैं कवर कर रहा हूं ए से बी प्लस बी से सी, वो तो मेरे लिए क्या बन रहा है, डिस्टेंस बन रहा है। तो डिस्टेंस क्या बना यहाँ पे, डिस्टेंस बेटा मेरा बना है ए बी प्लस बी सी। बट जो शॉर्टेस्ट लेंथ बन रही है इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा मेरे लिए इनिशियल पॉइंट तो कौन सा है, ए है, फाइनल पॉइंट मेरे लिए मेरा कौन सा बेटा, बी है, सी है। तो इनके बीच का जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो तो ए सी बनेगा। तो ए सी मेरे लिए क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है बेटा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बेटा मेरा क्या है यहाँ पे, ए सी है। क्लियर, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन है बेटा वो मेरे लिए क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा। अगर सपोज करो कि मैं सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हूं, यूं मूव कर रहा हूं, राइट, और मैं अगर आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में पॉइंट ए से चलना शुरू करता हूं और केवल सी तक जाता हूं, यूं चल के, यूं गया, तो बेटा डिस्टेंस मेरा इसमें क्या है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस यहां पर मेरा क्या होने वाला है, देखते हैं। डिस्टेंस बेटा क्या होगा, जो मैं ए से लेकर सी तक की लेंथ कवर करूंगा वो मेरे डिस्टेंस होगा, है ना। तो डिस्टेंस बेटा क्या होने वाला है, लेंथ बिटवीन द ए एंड सी, लेंथ बिटवीन ए एंड सी, ए सी के बीच में। और डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो ए कौन सा पॉइंट हुआ मेरे लिए, इनिशियल पॉइंट हुआ, सी मेरे लिए कैसा पॉइंट हुआ, फाइनल पॉइंट हुआ। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ हुआ बेटा वो कौन सा बना मेरे लिए, ए सी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बना,
डिस्प्लेसमेंट आपका बना बेटा क्या, ए सी, वो भी ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ए सी वेक्टर। पॉइंट समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो इनिशियल पॉइंट ढूंढना है, फाइनल पॉइंट ढूंढना है, उनके बीच का जो स्ट्रेट लाइन होगा वो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो लेंथ होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ओके स्टूडेंट, आते हैं इसके और टॉपिक कंसेप्ट को समझते हैं। देखो ध्यान दो, तीसरा बेटा, अगर बेटा मान लो एक पार्टिकल ए से स्टार्ट होकर के पहले बी तक जा रहा है, वहां से वो घूम करके बेटा कहां पर आ रहा है, सी पर आ रहा है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, देखो बेटा जहां से उसने पलटी मारी है, जहां से वो घूमा है, वहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, 0 हो गई। बेटा पहले वो कहां से कहां गया, ए से बी गया, और फिर कहां से कहां गया बेटा, बी से सी गया। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो बेटा डिस्टेंस यहां पर क्या है, डिस्टेंस होगा बेटा ए से बी का लेंथ प्लस बी से सी का लेंथ। ए से बी कितना लेंथ कवर किया और फिर बी से सी कितना लेंथ कवर किया, वो मिले क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, द इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ। तो बेटा सी मेरे लिए कैसा पॉइंट है, सी मेरे लिए फाइनल पॉइंट हुआ, क्योंकि ए से सी आया हूं ना, ए से बी और फिर बी से सी, और ए मेरे लिए कैसा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए सी वाला लेंथ हुआ। तो ए से सी वाला लेंथ कैसे निकालोगे, ए बी लेंथ में से बी सी लेंथ को माइनस कर दो, ए बी लेंथ में से बी सी लेंथ को माइनस कर दो। या फिर आप बोल सकते हो कि कैसे क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर तो बेटा क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम कैसे होगा कि ए बी वेक्टर की लेंथ प्लस बी सी वेक्टर की लेंथ विद डायरेक्शन। तो सपोज करो ये 10 है तो 10 आई कैप, और ये अगर 2 है तो इधर की तरफ आ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस आई कैप, तो वो माइनस हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बड़ा बॉल कहाँ जाएगी, पहले ऊपर जाएगी, कब तक जाएगी, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। फिर यहाँ से मुड़ के बड़ा बॉल वापस कहाँ पर आएगी, नीचे आएगी। तो यहाँ पे ध्यान दो, जहाँ से बड़ा अगर बॉल मुड़कर वापस आ रही है तो बड़ा वहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो बड़ा पहले बॉल कैसे मूव कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, फिर कैसा रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। तो अगर ए से कहाँ गई, पहले बी तक गई, फिर बी से कहां तक आई बेटा, सी तक आई। तो ए बी प्लस बी सी जो लेंथ हुआ वो तो क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, और ए सी सी का जो लेंथ है वो क्या हो गया, मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे कि ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। बट डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसमें क्या करना पड़ेगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या लिखोगे, जे कैप, और बी सी वेक्टर क्या लिखोगे, माइनस जे कैप। तो जाते समय प्लस जे कैप होगा और आते समय माइनस जे कैप होगा। तो एक बार प्लस जे कैप लेना और एक बार माइनस जे कैप लेना है। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस में आपको वेक्टर सम नहीं करना, डायरेक्ट ऐड करना होता है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। देखिए बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, वेक्टर सम करेंगे, और डिस्टेंस में वेक्टर सम नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स, ध्यान दो। अगर क्वेश्चन फर्स्ट की मैं बात करूं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ distance and displacement, determine the value of distance and displacement, determine the value of distance and displacement as shown figure, as shown figure। देखिए फिगर क्या गिवन है बेटा, पहला फिगर ये है, फिगर नंबर ए। बेटा पार्टिकल कहाँ गया, ए से बी गया 5 मीटर, फिर बी से ए से बी गया 3 मीटर, फिर बी से सी गया 4 मीटर। तो ये पॉइंट सी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। सेकंड फिगर, अगर कोई पार्टिकल जो है पहले यू मूव कर रहा है, फिर यू मूव कर रहा है, और फिर यूँ जा रहा है। दिस इज पॉइंट ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, फिर सी से डी जा रहा है, और इसका जो रेडियस गिवन है आपको, रेडियस आर, बेटा वो गिवन है, बेटा मान लीजिए इसका बेटा आपको जो रेडियस गिवन है आर, बेटा वो गिवन है, सपोज दैट
r इक्वल्स टू 2/7। रेडियस बेटा कितना गिवन है, 2/7 गिवन है, और ये आपको 3 मीटर गिवन है, और ये आपको 4 मीटर गिवन है, और दिस इज पॉइंट डी। ये आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिगर नंबर ए में और फिगर नंबर बी में। बी में भी कैलकुलेट करना है और ए में भी कैलकुलेट करना है। तो ये बेटा इन दोनों का हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन ए का, देखिए बेटा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है बेटा टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो बेटा ए कैसा पॉइंट है मेरे लिए, इनिशियल पॉइंट है, और बी बेटा सी मेरे लिए कैसा पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। तो अगर ए इनिशियल है और सी फाइनल पॉइंट है तो डिस्टेंस क्या होने वाला है बेटा, डिस्टेंस होने वाला है ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ। तो ए बी लेंथ कितनी है 3 मीटर, बी सी लेंथ कितनी है 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज 7 मीटर, राइट। दिस इज द आंसर। अगर बेटा इसी का मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर बेटा मेरे लिए ए इनिशियल पॉइंट है, सी फाइनल पॉइंट है, तो दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन तो बेटा ए सी होने वाला है ना, क्या होने वाला बेटा ए सी होने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए सी होगा। तो ए सी आप क्या देख रहे हो, ए सी इट इज़ द हाइपोटेनियस, है ना। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कौन है बेटा, मान लिए ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है बेटा 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। बी सी कितना बेटा 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो अंडर रूट इज 25, वैल्यू इज 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर और डिस्टेंस इज 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बेटा अगर अपन चाहें तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो डिस्प्लेसमेंट को बेटा मैंने आपको मेथड नंबर 2 भी बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर सम है, क्योंकि दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी होता है वेक्टर सम कर दीजिए। तो आप चाहें तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर ना, मेथड नंबर 2। ए बी वैक्टर बेटा कितना है 3, कौन से डायरेक्शन में, ये आई कैप में, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 आई कैप प्लस बी सी वैक्टर बेटा कितना होगा, देखिए बी सी वेक्टर देखिए बेटा कौन से डायरेक्शन में, प्लस जे कैप में, तो 4 जे कैप, तो प्लस का 4 जे कैप, 4 जे कैप, राइट। तो अगर 4 जे कैप है तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं एसी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो बेटा मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 मीन्स √25, आंसर इज 5 मीटर। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। सबको समझ में आया। थोड़ा मैंने डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया, टोटल लेंथ कवर करके हमने कैलकुलेट किया। अब आते हैं बेटा इसके बी पार्ट पर। देखिए बेटा इसका बी पार्ट क्या है, ये रहा आपके सामने, देखते हैं सॉल्यूशन बी पार्ट। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा बेटा, टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ प्लस सी डी लेंथ। तो डिस्टेंस क्या होगा, ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ प्लस सी डी लेंथ। तो बेटा ए बी लेंथ कितना है, ए से बी का लेंथ 3 मीटर है, बी से सी का लेंथ कितना है बेटा, बी से हम केवल क्या जाना बेटा, पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं, केवल हाफ सर्कल कवर कर रहे हैं, हाफ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल। तो बेटा अगर पूरा सर्कल कवर करते हैं तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है, केवल हाफ ही कवर करेंगे तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा, केवल पाई आर होगा। तो डिस्टेंस कितना हुआ, पाई आर हुआ। और बी सी से डी का डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं 4, तो डिस्टेंस कितना कितना हो गया 3 हो गया, पाई आर हो गया प्लस 4 हो गया। क्लियर। तो अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, प्लस पाई का वैल्यू कितना होता है 22 डिवाइड बाय 7, राइट। और आर का वैल्यू बेटा कितना दे रखा है आपको, आर का वैल्यू आप ऐसा कीजिए 2/7 ना लेकर के इसको आप लीजिए बेटा 7/2, तो सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए अगर आप 7/2 लेते हैं तो आर का वैल्यू हो गया 7/2, 2 से 22 11 हो गया, 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, तो डिस्टेंस इज 18 मीटर आ गया। क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर सम। वेक्टर सम अगर आप करते हैं तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को, देखते हैं बेटा। देखिए डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। बेटा ए बी वेक्टर कितना है, 3 आई कैप है, प्लस बी सी वेक्टर क्या है, अगर बी सी वेक्टर को आप देखो तो बी सी क्या बन रहा है बेटा, टोटल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन बेटा क्या लेंथ क्या बन रही है, पाई आर बन रही है, 2r बन रही है, 2r बन रही है, तो 2r आई कैप प्लस सी से डी का लेंथ कितना बन रहा है, 4, वो भी आई कैप में। तो बेटा देखिए यहां पे तो कितना बन गया देखो, 3 + 4 कितना आ गया, 7 आई कैप प्लस 2, आर का वैल्यू बेटा कितना था, 7/2 आई कैप, 2 से 2 कट गया तो 7 और 7 14 आई कैप, 14 आई कैप। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो गया, 14 आई कैप हो गया। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो वेक्टर सम कर दीजिए, और डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो टोटल लेंथ को आप कवर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चंस देखिए, ध्यान दीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड में ये लिखूं, क्या फिगर है, आपको बेटा वही फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले बेटा अपन मान लीजिए ए से बी जा रहे हैं, फिर बी से सी जा रहे हैं, फिर सी से डी जा रहे हैं, फिर डी से ई तक जा रहे हैं। ये कोई फिगर गिवन है, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 2 मीटर और दिस इज 1 मीटर। ये आपको वैल्यूज गिवन है, दिस इज 1 मीटर। ये आपको कैलकुलेट करना है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए बेटा डिस्टेंस क्या होने वाला है, वही टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो बेटा ए सी बी आप कितना लेंथ कवर कर रहे हैं, 3 मीटर कवर कर रहे हैं, बी सी सी कितना कवर कर रहे हैं, 4 मीटर कवर कर रहे हैं, और सी सी डी कितना कवर कर रहे हैं, 2 मीटर, और डी सी ई कितना कवर कर रहे हैं, 1 मीटर। तो डिस्टेंस फाइनली क्या बनने वाला है बेटा, मैंने क्या कहा, डिस्टेंस क्या होता है फाइनली आपका एल्जेब्रिक सम होता है। सारी लेंथ को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, वही क्या होने वाली है, डिस्टेंस होने वाली है। तो अगर सभी लेंथ को आप ऐड करते हैं तो लेंथ कौन कौन सी बन रही है, ए से बी का लेंथ बन रहा है, बी से सी का लेंथ बन रहा है, सी से डी का लेंथ बन रहा है, और डी से ई का लेंथ बन रहा है। तो डिस्टेंस क्या बना देखो, ए बी लेंथ बना प्लस बी सी लेंथ बना प्लस सी डी लेंथ बना और प्लस डी ई लेंथ बना। ए बी लेंथ कितना बना, 3 मीटर, बी सी लेंथ कितना बना, 4 मीटर, सी डी लेंथ कितना बना, 2 मीटर, और डी ई लेंथ कितना बना बेटा, 1 मीटर। तो डिस्टेंस फाइनली कितना हुआ, 7, 9 और 10 मीटर। तो डिस्टेंस बेटा कितना बना, 10 मीटर बना। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूं, ध्यान दीजिए, अगर बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है, दिस इज वेक्टर सम, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ये आपका सी डी वेक्टर हो जाएगा और प्लस डी ई वेक्टर हो जाएगा। तो कौन कौन से वेक्टर बने बेटा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना है बेटा आपका, 3 आई कैप, बी सी वेक्टर कितना है बेटा आपका, 4 जे कैप, सी डी वेक्टर कितना है आपका, 2 आई कैप, और डी ई वेक्टर बेटा कितना है, 1। बेटा जे कैप है माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप, राइट। तो देखिए आगे 3 आई कैप और 2 आई कैप कितना हो गया बेटा, 5 आई कैप, 4 जे कैप और 1 माइनस जे कैप, तो बेटा कितना बचा, प्लस का 3 जे कैप, प्लस का 3 जे कैप।
तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूं तो बेटा क्या होगा, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखिए बेटा कितना आ जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, आई कैप का कोफिशिएंट स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 9, तो आंसर इज √34 मीटर। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कौन सा बन गया हमारा इस फिगर के अंदर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ, मतलब वाली लेंथ। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला है आपका, ए वेक्टर। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सभी को समझ में आए। अब हम बेटा आगे की क्लास के अंदर इसी के काफी सारे क्वेश्चंस लेंगे, स्लाइड्स लेंगे, जिसके अंदर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वो नंबर ऑफ वैरायटी से क्वेश्चंस करेंगे जो जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम से पूछे भी जाते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस इतनी होती है जब भी आप इनको सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन को तो आपको 100% वो डाउट्स होंगे और उनमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम कल की लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।